शॉर्ट कॉल में क्या कोई शख्स आपसे बाय करेगा 100 का, अगर जो है उसके ऊपर आपको 100, क्या कोई शख्स आपसे 100 का बाय करेगा अगर मार्केट प्राइस 60 है? आंसर है कि बाय नहीं करेगा। तो आपने जो 4.5 रिसीव किए थे वो आपका गेन होगा। कब तक वो आपसे बाय करने नहीं आएगा? जब तक प्राइस 100 को टच नहीं करेगी। आपकी शॉर्ट पोजीशन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे गेन कर रहे हैं। और अगर मार्केट प्राइस जो है वो 110 हो गई, तो फिर उस सूरत में यू हैव टू डिलीवर एट 100। तो आपको कितना लॉस हुआ? 10 रुपए का। 4.5 आपने रिसीव किए हुए थे, तो नेट लॉस कितना हो गया? 5.5। ठीक है जी, माइनस 15.5 इसी तरह हो जाएगा, माइनस आपके पास जो है वो आ जाएगा 25.5 एंड सो ऑन, माइनस 35.5। अब आपके पास दूसरी क्या पोजीशन थी? स्टॉक था, तो ये शेयर की वैल्यू थी। इस शेयर की वैल्यू अगर 60 हो गई तो आपने 100 रुपए का खरीदा था, ठीक है, कितना लॉस हुआ आपको? 40 रुपए का आपको लॉस हुआ। अगर ये 70 रुपए का रह गया तो आपको 30 रुपए का लॉस हुआ। अगर ये 20 का रह गया तो आपको 20 रुपए का लॉस हुआ। अगर ये 90 का रह गया तो आपको 10 रुपए का लॉस हुआ। अगर 100 का ही हुआ तो कोई गेन या लॉस नहीं हुआ। 110 का हो गया तो 10 रुपए का गेन हो गया। अगर 120 पे चला गया तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। पे ऑफ का अगर ग्राफ बना रहे हैं, ये 30 का हो गया, और इसी तरह जो है यहाँ पे आपका प्रॉफिट 40 का हो गया। ये आपके गेन्स हैं। तो नेट पोजीशन आपकी क्या आ जाएगी? दैट इज, सॉरी ये मैंने इसके साथ साइन नहीं किया, 40 का लास्ट था, 30 का 30 का लास्ट था, क्योंकि 100 का परचेज किया था आपने, वैल्यू कितनी रह गई? 70 रह गई। वैल्यू कितनी रह गई? और अब आपके पास नेट पोजीशन क्या आ जाएगी कि हमने इन दोनों को सम कर देना, पहले वाले को और दूसरे वाले को। ठीक हो गया। अब इसको आपने कॉपी कर yes, ठीक है। अब इसको अगर मैं इंसर्ट में जाएं और इसका हम यहाँ से एक ग्राफ ड्रा कर दें, तो ये ग्राफ ड्रा हो गया, वही ग्राफ जो हमने वहां पे देख रहे थे। ठीक है, yes sir, क्लियर? यानी बुनियादी तौर पे there sir, क्या था, जो आपका शेयर था ना, उस शेयर की वैल्यू जब कम हो गई तो आपको नुकसान हो रहा है, जब शेयर की प्राइस बढ़ गई तो आपको गेन हो रहा है। तो आपने उसकी प्राइस नहीं लिखनी, गेन या लॉस है। ये पे ऑफ का ग्राफ है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल बी प्रॉफिट और लॉस। जी क्लियर जी? yes sir, yes sir, clear जी बताइए, और बताइए आप लोग। सर। और कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही था मुझे। सर क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सॉल्व किया है, वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन। राइट, उसको मैं शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट को आपके साथ। ये अगर आप में से कोई शेयर कर दें उसको डाउनलोड करके, ये मैं खुद डाउनलोड करता हूँ।
एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर लास्ट टाइम जो हम लोगों ने कंसल्ट किया था ब्लैक शोल्स, वो सारा का सारा नहीं आएगा या उसमें से नहीं, न्यूमेरिकल ब्लैक नहीं शोल आएगा? नहीं, ब्लैक शोल टोटल नहीं। अभी वो टॉपिक में ग्रीक्स ओके बाकी हैं, तो इसलिए हमने जहाँ तक स्ट्रेटेजीज को क्लोज किया था, तो जी, स्ट्रेटेजीज तक पेपर का हिस्सा है। ठीक है। हमने ठीक, शुरू की क्लासेस में डिबेट की थी, रिस्क क्या चीज है, रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं। फिर हमने बात की थी कि रिस्क को मैनेज करने की मेथड्स कौन कौन से। फिर हमने बात की थी कि करेंसी रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, जिसके हवाले से हमने ये 5 या 6 क्वेश्चन हमने किए थे कुछ क्लास में, जो मैंने कराए थे उनको फिर दोबारा देख लेना है। फिर इसके बाद जी एक चीज हमने ऐड की थी कि डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। मैंने 2 चीजों को पढ़ाया था कि फॉरवर्ड क्या चीज है, फॉरवर्ड की टाइप्स क्या चीज है, फॉरवर्ड जो है उसको जो है उसको कैसे क्लोज करते हैं, और फॉरवर्ड के जरिए हेजिंग कैसे करते हैं। फिर इसी तरह हमने बात की थी कि फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या फर्क है, फॉरवर्ड और फ्यूचर का जो इसमें कौन कौन से पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। फिर हमने बात की थी कि ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन की टाइप क्या होती है, ऑप्शन के यूजेस क्या होते हैं। फिर हमने बात की थी कि ऑप्शंस को जो है वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के साथ कैसे प्लग इन किया जा सकता है इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर। ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज जो है इनको मेमोराइज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता हो कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी किस सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। बाकी जो है बहुत ज्यादा जो है पेपर के अंदर एक न्यूमेरिकल है और एक जो है वो थ्योरी की साइड है। ये मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा सर, वो जो हमने ऑप्शन स्ट्रैटेजीज वाला आपने एक डॉक्यूमेंट दिया था जिसमें और डिफरेंट थोड़ी स्ट्रैटेजीज थी, उसमें से एक लास्ट वाला था बॉक्स स्प्रेड। सर वो मुझे जी, क्लियर नहीं हुआ। अब एग्जाम पर्पज के लिए तो उसकी जरूरत नहीं है, देखने के सर लिए वो एग्जाम के बाद प्रोजेक्ट उसके के ऊपर लिए बात करना करेंगे। था। प्रोजेक्ट के अंदर जो है 26 है, आप इसमें से जिसने भी 18 थी कर ली है बस एनफ है। बाकी जो उसके ठीक अंदर बाकी सबके इश्यूज हैं वो उनको देख लेगा। उसके अंदर जो है वो ज्यादा तादाद ठीक थी। ऑब्जेक्टिव ये था कि एक मरतबा उस डॉक्यूमेंट की सब लोग रीडिंग कर लें और ना मार्क हो जाए कि ये वाली स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई, क्योंकि सारी की सारी तो इस तरह की शायद क्लास में थोड़ा स्पीड से काम हो जाता है, तो वहां पे तो मुमकिन होता है ये करना, लेकिन वरना रिवायती तौर पे 8 से 10 लोग जो है वो पढ़ते हैं। तो हमने तो शायद उससे कहीं ज्यादा जो है वो पढ़ी थी कि 15, 16, 18 इतनी जब कर ली है तो इसका मतलब है वो सफिशिएंट है। आपको अंडरस्टैंडिंग है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। जो आपकी ये प्रॉब्लम वाली है, ये मिड के बाद वाली क्लास में इनको सॉल्व करा दूंगा मैं आपसे वो ठीक क्वेश्चन है सर, शेयर करता थैंक हूँ यू। जो मॉडल क्वेश्चन आप में से किसी के पास है तो उसको जरा अपलोड कीजिएगा। एफआरएम का जो मॉडल क्वेश्चन है मुझे सर्च नहीं हो रहा है। राइट। जी शेयर कर दो उसको सबके साथ। शेयर कर दिया विजिबल हो तो बताइएगा, मेरे पास तो भी नहीं। सर। ये चैट वाले खाने में आ गया सर। नहीं, ये डॉक्यूमेंट नहीं, वो जो मैंने सॉल्व करके अपलोड किया है। सर वो मेरे ये पास टीम्स के ऊपर क्वेश्चन अपलोडेड नंबर है। 6 की बात कर रही।
जी क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ये FRA मॉडल क्वेश्चन कोर्स मटेरियल में पड़ा हुआ है, उसको जरा डाउनलोड कर लें। मैं उसी को ओपन करके आपके साथ में उसकी डिस्कशन ले लेता हूँ। जी ये शेयर हो गया। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 6। सर मैं इस इसमें क्वेश्चन को फ्यूचर डिस्कशन करता हूँ 1 बाय 1, पूरा क्लास इसको कवर कर लें। हमने बात की कि रिसीवेबल्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, आपके पास दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं कि आपकी कुछ ट्रांजैक्शंस एक्सपोर्ट्स की हो और कुछ ट्रांजैक्शंस आपकी इंपोर्ट की। तो रिसीवेबल फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, पेएबल फ्रॉम इंपोर्ट्स, दोनों को आपने टोटल कर लिया। कभी आपके एक्सपोर्टेबल रिसीवेबल ज्यादा होंगे, कभी आपके पेएबल ज्यादा होंगे। बड़ी फिगर में से आपने छोटी फिगर को माइनस कर दिया और आपके पास नेट पेएबल या नेट रिसीवेबल कैलकुलेट हो गए। अगर नेट पेएबल है तो फौरन उसी जगह पे लिखें कि आप चाहते क्या है। ये यूके की कंपनी है, सो इट मींस यू हैव टू पे, यू नीड डॉलर्स फॉर पेमेंट पर्पस। इट मींस यू नीड इनफ्लो ऑफ द डॉलर एंड यू नीड आउटफ्लो ऑफ द पाउंड। हमने दोनों को नहीं देखना, हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट को डिटरमिन करना है। रिक्वायरमेंट क्या है कि आइदर यू हैव टू पे, सो यू नीड डॉलर, and if you are exporter, it means you have dollars in hand, so you want to get outflow of those dollars to have pounds in hand. तो यहाँ पे पेएबल के केस के अंदर डॉलर्स का इनफ्लो चाहिए। जब डॉलर का इनफ्लो होगा तो ऑटोमेटिकली पाउंड्स किस में जाएगा, आउटफ्लो में चला जाएगा। अगर ये रिसीवेबल का केस है तो इसका मतलब है डॉलर का आउटफ्लो होगा, डॉलर की सेलिंग होगी और पाउंड्स का इनफ्लो होगा। आपने अपनी करेंसी जिसमें आपका कंसर्न है उसको देखना है, दूसरी करेंसी ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट हो जाएगी। अब आते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो रेट थे, इसमें हमने क्या चीज चाहिए थी, डॉलर्स का इनफ्लो चाहिए था। इनफ्लो का मतलब है मैंने बाय करना है, तो हमने बाय का रेट पिक किया। बाय का रेट फॉरवर्ड का, बाय का रेट 1 ईयर का, दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों के दरमियान जितना टाइम फ्रेम था उसे डिवाइड कर दिया, पर मंथ रेट कैलकुलेट हो गया। अब पर मंथ के बाद आपने इस क्वेश्चन में 5 मंथ के ऊपर वर्किंग करना थी, तो दो चॉइसेस थी, या तो आप 3 वाले मंथ से 5 की तरफ चले जाएं या 1 वाले ईयर की तरफ से 5 की तरफ आ जाएं। क्योंकि ये 3 वाला क्लोजर था इसलिए मैंने वर्किंग 3 वाले से की, 3 मंथ। अच्छा, इन दोनों फिगर्स के दरमियान डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे 1.90 है और यहाँ पे 1.89। इट मींस द फिगर इज डिक्रीजिंग इन मैथमेटिकल टर्म्स। तो आपने यहाँ पे 2 मंथ्स के लिए 0.0018 को माइनस कर दिया, 1.9030 आपके पास आंसर आ गया। अब आपने टोटल जो आपके पेबल थे उसे 1.9030 से डिवाइड किया और पाउंड्स में आपका पहला आंसर आ गया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। जी अब क्वेश्चन कीजिएगा। सर ये पूछना था सर, इसमें जो डिफरेंस ऑफ चेंज ऑफ मंथ है सर, वो डिवाइड बाय 12 नहीं होगा सर, क्योंकि ये 1 ईयर है ना। नहीं, हम 3 महीने और 1 साल वाली फिगर के दरमियान डिफरेंस ले रहे हैं, तो 3 महीने से लेके 3 महीने और 12 महीने इनके दरमियान डिफरेंस कितना बनता है, 9 मंथ बनता है, इसलिए जो है 9 से डिवाइड किया। जी और बताइए। सर अगर 3 मंथ रेट गिवन ना होता और फिर हम स्पॉट रेट यूज कर सकते हैं? जी फिर हम स्पॉट का रेट यूज करते हैं। फिर स्पॉट का जब रेट यूज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस था
फिर 12 से डिवाइड करते और सब्ट्रैक्ट करते, फिर हम 5 इंटू 0.00 जो भी आंसर होता। ख्याल जो इसमें रखने वाली बात है वो ये कि अगर ये पेएबल है तो बाय वाले रेट का डिफरेंस होगा, और अगर ये रिसीवेबल है तो फिर सेल वाले रेट का डिफरेंस होगा। पहले वाला रेट बाय का, दूसरे वाला रेट सेल का। ठीक है जी, क्लियर फॉरवर्ड तक। अब फ्यूचर पे आ जाएंगे। ये ट्रांजैक्शन हो रही है 1 दिसंबर को, ठीक है। 1 दिसंबर को ट्रांजैक्शन का सॉरी, ये ट्रांजैक्शन हो रही है 1 जून को इस क्वेश्चन में। अब 1 जून से अगर हम 5 मंथ काउंट करें तो 30 जून, 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर और 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर। ये आपके पास 31 अक्टूबर को जो है ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो रही है। कंट्रैक्ट आपके पास 2 है, एक सितंबर का और एक दिसंबर का, राइट। तो इसका मतलब है सितंबर वाला कंट्रैक्ट तो खत्म हो चुका होगा, तो हमें किस में जाना चाहिए? हमें दिसंबर वाले कंट्रैक्ट से वर्किंग करनी चाहिए। तो हमने कंट्रैक्ट दिसंबर वाला पिक कर लिया। दिसंबर वाले कंट्रैक्ट का साइज क्या गिवन था? 62,500 पाउंड था। कंट्रैक्ट का रेट दिसंबर वाले का 1.8986 था। अब क्वेश्चन ये था कि हमने इसमें बाय की पोजीशन लेनी है या सेल की पोजीशन लेनी है। तो वापस आपने ये जो पहली लाइन लिखी हुई थी इस पे गए। पाउंड के लिए, क्योंकि ये कंट्रैक्ट पाउंड के अंदर है, तो यहाँ पे इन केस ऑफ पाउंड वी नीड आउटफ्लो, तो हमने क्या पोजीशन ली? शॉर्ट का लफ्ज लिखा। अगर पाउंड के साथ इनफ्लो लिखा होता तो यहाँ पे लॉन्ग का वर्ड यूज करते। तो हमेशा इस जगह से आके फैसला करना है कि आप जो है वो बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। अब आ गई बेसिस रिस्क की बात। बेसिस रिस्क में आपने लास्ट क्लास में जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था कि हम दोनों कंट्रैक्ट के डिफरेंस से भी वर्किंग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को जो मैंने सॉल्व किया था, और हम ये वर्किंग बेसिस रिस्क से भी कर सकते हैं। व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड बेसिस रिस्क, इट मींस यू आर सब्ट्रैक्टिंग स्पॉट प्राइस, यू आर टेकिंग अ डिफरेंस ऑफ स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस। तो दिसंबर के फ्यूचर की तो वैल्यू ये आ गई। अब एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे स्पॉट का रेट कौन सा लिखा जाएगा, बाय का या सेल का। सितंबर और दिसंबर में ये मसला राइज नहीं होता क्योंकि एक सिंगल फिगर होती है। लेकिन अगर आप जो है बेसिस रिस्क यूज करने जा रहे हैं तो अब आप बताएं स्पॉट में से कौन सा रेट यूज करेंगे। आपको फ्यूचर में क्या करना है? पे करना है। पेएबल का मतलब है डॉलर्स को बाय करना है, तो यहाँ भी रेट कौन सा यूज करेंगे? बाय वाला स्पॉट का यूज करेंगे। अगर ये रिसीवेबल का केस होता फिर सेल वाला, क्योंकि फिर आपने डॉलर सेल करने थे ताकि पाउंड में कन्वर्ट कराएं, तो फिर आप सेल से वर्किंग करते, तो यहाँ पे रेट कौन सा यूज करते? स्पॉट का, सेल वाला रेट यूज करते। ये एक जगह है जहाँ पे गलती होती है। पेएबल में हमेशा जो है वो आपके पास बाय का रेट आएगा और जो है रिसीवेबल में हमेशा सेल का रेट आएगा। दोनों का उसी तरह डिफरेंस ले लिया। अब इस डिफरेंस के हवाले से हमने एक्सपेक्टेड रेट कैलकुलेट करना था। दिसंबर का कंट्रैक्ट कंक्लूड होगा 31 दिसंबर को। वी आर कंसर्न विद 31 अक्टूबर of that specific year. It means either you will take adjustment from December to October or you will take adjustment from spot to December. तो मैंने ये वर्किंग किससे कर दी? स्पॉट से की। स्पॉट का रेट पिक किया, वही जो यहाँ पे ऊपर यूज किया था। हमने इससे कितने महीने बाद वर्किंग करनी थी? 5 मंथ बाद। तो 5 by 7 इसलिए कि 5 month is the period for hedging and total time frame between spot rate and December contract. It means from 1st June to 31st December. These are 7 months. So this difference is divided with 7 and multiplied with 0.015. So this is 1.905 is the total expected future rate on 31st December. ठीक है। अब इसके बाद आपने यहां तक वर्किंग की, उसी तरह 150,000 1.905 से डिवाइड किया और ये आंसर आपके पास कैलकुलेट हो गया। इन पाउंड्स को आप यहां तक पहले क्वेश्चन कर लें, क्योंकि अगर यहां तक हमारे पास पहला फेज आ गया कि एक रेट निकालना है। बेसिस और दिसंबर का हमने डिफरेंस लिया। बेसिस के लिए स्पॉट का रेट कौन सा यूज करना है, क्योंकि जब आप पेएबल में है यू हैव टू बाय फॉरेन करेंसी, सो यू आर यूजिंग द
buy rate of the foreign currency, and when you are receivable, you are selling the foreign currency, then you will pick the selling rate. The rate of the future contract will remain same because that is the equilibrium price in the market. And now from the spot market, you have to adjust. Let us suppose if you have to hedge after 3 months, then it is 3/7. If you have to hedge after 6 months, it is 6/7. If you hedge after 2 months, it is 2/7. So result is there. अब डिवाइड कर लिया, यहां से हमने टोटल कंट्रैक्ट्स निकाले। किस तरह कंट्रैक्ट कैलकुलेट किए हमने? 604150 को 62,500 साइज ऑफ द कंट्रैक्ट से डिवाइड किया, तो ये आंसर आ गया 9.66। अब ये 9.66, अगर ये 9.1 होता तो मैं सिर्फ 9 पे वर्किंग करता, अगर ये 9.9 होता तो 10 पे वर्किंग करते। हमें इस पॉइंट को देखने की उस सूरत में जरूरत नहीं थी। इस केस में क्या हुआ कि ये तो बिल्कुल मिडिल में वैल्यू आ गई 9.66। तो हमने क्या किया, इस 9.66 को राउंड ऑफ कर दिया 9 कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक हो गया। 9 कॉन्ट्रैक्ट्स में कितनी अमाउंट कवर होगी? ये नीचे लिखा हुआ है कि 62,500 इज द अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, 9 इज वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो टोटल अमाउंट कवर्ड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 62,500 आपके पास अमाउंट कवर हो गई। आपके पास अनकवर्ड अमाउंट कितनी है? अब अनकवर्ड अमाउंट के लिए आप क्या करेंगे? एक एडिशनल वर्किंग करेंगे। 62,500 को आपने 1.9035 से मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट जो डॉलर्स के अंदर है वो कैलकुलेट हो जाएगी। वो कितनी अमाउंट कैलकुलेट होगी? 1150,000 में से इस फिगर को माइनस कर देंगे तो बाकी रह जाएगा 79,281। दोबारा इसको रिपीट करता हूं। 62,000 into 500 multiplied with 9, that is 562,500. This is total amount covered in pounds. You will multiply 62,500 with 1.9035. That is amount covered in dollars. टोटल कितनी अमाउंट थी? 1150,000 में से आपने आंसर माइनस किया तो बाकी अमाउंट कितनी रह जाएगी? 79,281 रह जाएगी। ये अमाउंट वो है जो फ्यूचर के जरिए कवर नहीं हो सकी, तो इसे आपने किससे कवर कर दिया? फॉरवर्ड के जरिए। फॉरवर्ड का रेट आपके पास ये ऊपर मौजूद है 1.9030। आपने डिवाइड किया तो ये अमाउंट फॉरवर्ड से आ गई। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए आपने 562,500 और 41,661 को ऐड कर दिया तो टोटल अमाउंट कवर्ड थ्रू फ्यूचर एंड फॉरवर्ड वो कैलकुलेट हो गई। पार्शियल कंट्रैक्ट नहीं हो सकता। 9 कंट्रैक्ट की अमाउंट को कवर कर दिया हमने। मैं इसको मैथमेटिकली शो भी कर देता हूं अभी एक्सेल ओपन करके कि 9 कंट्रैक्ट्स में जितनी अमाउंट कवर हुई वो आपके पास आ गई। रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट की और रिमेनिंग अमाउंट को आपने फ्यूचर के रेट से कवर किया। इसके बाद इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गई। ये मैं एक्सेल से भी बाद में आपको शो कराता हूं। कोई क्वेश्चन यहां तक आपके पास? सर मेरा ये स्टेप मिस हो रहा है, मुझे नहीं समझ आया कि हमने अनकवर्ड अमाउंट कैसे कन्वर्ट किया है। मैं एक्सेल में ये फिगर्स ओपन करता हूं, आपके सामने इसकी वर्किंग करता हूं, ठीक है? ये दूसरी फाइल शेयर करता हूं आपके साथ, तो फिर इसको यहां से ओपन कर लेते हैं एक्सेल। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फाइल एक्सेल की, इसके अंदर ये फिगर कैलकुलेट करता हूं। सर ये फ्यूचर में हमें फॉरवर्ड की क्यों जरूरत पड़ रही है? फ्यूचर में फॉरवर्ड की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आपके पास कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे हैं। आंसर आ रहा है 9.66 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? तो इसलिए जो है आपके पास जो है
ये देखें जरा अमाउंट में यहाँ से शेयर हो गई शीट आपके पास एक्सेल वाली। यस सर, शेयर हो गई। यस सर, हो गई सर। अमाउंट थी जी 1150,000 की फिगर थी आपके पास टोटल, ठीक है। आपके पास फ्यूचर का रेट आपने क्या निकाला, वो भी हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 1.9035, ठीक है। अब मैंने इससे जो है वो निकालना था कि हमें टोटल कितनी अमाउंट पाउंड्स में चाहिए। तो आपने इस फिगर को, जैसे आप फॉरवर्ड में वर्किंग करते थे, इस एक्सपेक्टेड रेट से डिवाइड किया, तो ये वो अमाउंट आ गई जो बनती है आपकी पाउंड्स के अंदर, अमाउंट इन अब आपके पास कंट्रैक्ट क्या था जी, कंट्रैक्ट साइज था। कंट्रैक्ट साइज कितना था आपका 62,000 और 500 था। यहां से मैंने अब कंट्रैक्ट निकाले, कैसे कैलकुलेशन की, टू दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस फिगर एंड आंसर इज, ये आपके पास आ गया, नंबर ऑफ कंट्रैक्ट्स। आंसर किस फॉर्म में आया है, पॉइंट्स में आ गया। अब आप 9 कंट्रैक्ट करेंगे या 10 करेंगे। अगर आप 10 कंट्रैक्ट करते हैं तो ये ओवर हैज हो जाएगा, अगर आप 9 कंट्रैक्ट करते हैं तो ये अंडर हैज हो जाएगा, तो ये फिगर कंपेरेबल नहीं रहेगी। तो हमने क्या किया कि हमने इसको 9 कंट्रैक्ट्स में राइट ऑफ कर क्लोज कर दिया कि हम 9 फ्यूचर कंट्रैक्ट कर लेते हैं, जो अमाउंट बाकी बच जाएगी वो हम फॉरवर्ड के जरिए हैज कर लेंगे। अब मैंने जब 9 कंट्रैक्ट किए तो अमाउंट इन पाउंड्स कितनी कवर हुई, वहां पे वो फिगर लिखी हुई है, दैट इज 9 मल्टीप्लाइड विद 62,500। तो ये वो अमाउंट है जो आपकी पाउंड्स के अंदर कवर हो गई। अब आपकी इसी अमाउंट को अगर हम डॉलर में लिखना चाहें, ये मैंने जो स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है, तो हमने क्या किया कि हमने इस अमाउंट को डॉलर में कन्वर्ट कर लिया। ये आपके पास अमाउंट थी और ये आपने इसका रेट निकाला हुआ था जिसके ऊपर आपने इसकी कैलकुलेशन की थी, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये वापस कैलकुलेट हो गया कि टोटल कितनी अमाउंट जो है वो पाउंड्स के अंदर थी। तो यहां से आपके पास अनकवर्ड अमाउंट आ गई। अनकवर्ड अमाउंट कितनी होगी, टोटल अमाउंट थी आपके पास 1150,000, ये पोर्शन आपके पास अनकवर्ड था, ये वो 79,281 बाकी रह गया, और इसको आपने किससे कवर कर दिया, वर्ड विद फॉरवर्ड। अगर ये अमाउंट छोटी हो तो फिर तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती, फिर कवर करने की भी जरूरत नहीं होती कि अगर ये 0.1 0.2 वगैरह में हो। तो हमने इसको किससे कवर किया, इस फिगर को हमने फॉरवर्ड वाले रेट से डिवाइड कर दिया, वहां पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड वाले रेट से डिवाइड किया हुआ है, ये अमाउंट वो कैलकुलेट हो गई। तो अब टोटल अमाउंट का ये वो पोर्शन है जो फॉरवर्ड से कवर हुआ, ये वो पोर्शन है जो फ्यूचर से कवर हुआ। तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, दिस वन शिफ्ट, ये वो टोटल फिगर है जो मैंने आंसर के अंदर वहां पे रिपोर्ट की हुई है जी। अब बताइए क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे ये 9.1 9.9 वगैरह होता तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी आंसर को आप यूज करते। लेकिन क्योंकि इसमें ये ना 10 के क्लोज है और ना 9 के क्लोज है, तो फिर आपका एक पोर्शन अनहेज रह जाता है, यानी $80,000 की अमाउंट जो है वो हेज नहीं हो पाई है जी। सर जो कवर्ड विद फॉरवर्ड है उसमें हमने कौन सा रेट से डिवाइड किया है? वो जो फॉरवर्ड के अंदर आपने आंसर निकाला था 1.9030, वो शीट आंसर में देखें, उसके नीचे लिखा हुआ है 1.9030। वही रेट जो फॉरवर्ड में हमने कैलकुलेट किया था, वो 3 और 12 1 ईयर का डिफरेंस लेके और 9 से डिवाइड करके और एडजस्टेड जो फिगर निकाली थी वो, तो फॉरवर्ड का रेट 1.9030 था, फ्यूचर का रेट 1.9035 था।
ये दोनों हमने कैलकुलेट किए थे रेट। उसके बाद हमने वहां पे डिवाइड किया तो वहां पे तो वो पॉइंट्स के अंदर अमाउंट, फॉरवर्ड के अंदर तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का साइज फिक्स नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वहां पे तो Yes, कुछ sir. करने की और जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे ये आंसर अगर जो है आपके पास 0.2 तक की रेंज में हो, यानी 9.8 हो या 9.2 हो, तो फिर कुछ ना करें। लेकिन अगर ये 0.5, 4, 6, 7 हो जाए तो फिर इसको पार्शियल हेज करें। जी बताइए, और कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में? ये बात क्लियर हो गई? सर अमाउंट जो डॉलर में आपने अमाउंट लिखी है ये कैसे आई? जी, ये डॉलर में इसलिए निकाली है कि ये ऊपर जो 562,500 था, इसको इसी रेट से मल्टीप्लाई किया, ये जो ऊपर 1.90 था। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इस अमाउंट को डिवाइड करके पाउंड में जिस रेट से कन्वर्ट किया था, तो वापस भी रिवर्स वर्किंग भी उसी रेट से की। यानी इसका मतलब है कि मैं अगर नॉट कॉन्टैक्ट करूंगा तो उस 1150,000 में से 1170,000 यूज हो जाएंगे पाउंड खरीदने के लिए, और कितने पाउंड हमारे पास आएंगे? 562,500 आ जाएंगे, और 1170 स्पेंड करने के बाद को 80,000 हमारे पास बाकी रह जाएगा। उसे हम ओपन मार्केट में जाके जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कन्वर्ट करा सकते हैं। क्लियर? वापस आ जाते हैं उसी जिस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे थे। ये दोबारा शेयर कर रहा हूं आपके साथ उसी वर्किंग को जो हमारे पास थी, ये आ गई। अब यहाँ पे देख लें आप इसको, ये फ्यूचर के अंदर कैसे लिखा हुआ है, ये वो देखें 1.90 सब्ट्रैक्ट किया, ये 1.903 का आंसर निकाला, इसको डिवाइड करके ये फिगर कैलकुलेट की, फिर इसके बाद टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स 9.66 निकाले, इनको डिवाइड करके फिर हमने कहा कि ये तो पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। पहले देखें मैंने 10 पूरा लिखा हुआ है, फिर इसको कट किया है कि ये फिगर अगर 9.8 होती तो मैं शायद इसको आगे वर्किंग ना करता। यहाँ पे मैंने इसको 9 पे डिवाइड किया, जब 9 पे कन्वर्ट किया तो फिर इसके बाद 62,500 इंटू 9 से ये वाली फिगर निकाल दी, 62,500 जो है अमाउंट। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसको 1.9035 से मल्टीप्लाई किया, आंसर को इस 1150,000 में से माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग फिगर ये आ गई, और 79281, और इस 79281 को ये जो मैंने ऊपर आंसर निकाला था 1.903 फॉरवर्ड का, इसी से डिवाइड कर दिया। इसके बाद ये मनी मार्केट है जो जनाब 1150,000 पेएबल थे, तो इसके अगेंस्ट रिसीवेबल, तो ये रिसीवेबल की फिगर यहाँ पे आ जाती है। पी इसी तरह आ गया, रिसीवेबल का मतलब है इन्वेस्टिंग, तो इसका मतलब है कि डॉलर का इन्वेस्टिंग का रेट पुट कर दिया, 5/12 किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आपके पास अमाउंट डॉलर्स में कन्वर्ट हो गई। अब आपने इसको डिवाइड करना था, तो डिवाइड करते हुए स्पॉट रेट उसी तरह यूज किया, क्योंकि आपके पेएबल है, आपने बाय करना है, तो बाय वाला जो रेट है वही आपने लगाया 1.915। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आप बाय करना था आपने 5 महीने के बाद, फॉरवर्ड के अंदर आप मौजूदा सूरत हाल में आज ही बाय करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.9156 से डिवाइड करके पाउंड्स कैलकुलेट हो गए, पाउंड्स को हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो पाउंड का इन्वेस्टिंग का रेट पुट किया, दूसरा आंसर कैलकुलेट हो गया। ऑप्शंस में आ गए। ये वाला ऑप्शन का ये वाला सेक्शन आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं है, इसके और कुछ क्वेश्चन कराएंगे, आगे आएंगे, इसमें वो जरा बड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़ा अब थोड़ा यूज टू होते जा रहे हैं इन चीजों के, तो फिर
इसकी वर्किंग करते हैं। लेकिन एक मरतबा देख लें, जैसे मैंने वर्किंग कराई थी 31,250 था, वहां पे पाउंड को सेल करना था, तो ये क्योंकि पाउंड में कॉन्ट्रैक्ट था तो प्रोडक्ट पुट हो गई। 31 दिसंबर से रेलेवेंट अमाउंट जो है वो दिसंबर आ गई, हमने हाईएस्ट को पिक कर लिया, डिवाइड किया, आंसर आ गया ये। उसी तरह जिस तरह फ्यूचर में वर्किंग की 31,250 से डिवाइड किया और ये फिगर आ गई 19.16। अब यहाँ क्योंकि 1 में था तो इसलिए मैंने वो बैलेंसिंग अमाउंट में नहीं किया, डायरेक्टली 19 कॉन्ट्रैक्ट्स कर दिया। तो 19 कॉन्ट्रैक्ट्स में कितनी अमाउंट थी, 19 इंटू 31250, कौन सा रेट यूज किया था, 1.92, तो ये फिगर आ गई आपके पास। आप भी इस तरह कैलकुलेट कर लें, उस फ्यूचर के अंदर भी इसी तरह लिख लें कि 9 मल्टीप्लाइड विद 6250 मल्टीप्लाइड विद 1.9035, तो ये फिगर यहाँ पे आ जाएगी। अनकवर्ड अमाउंट कितनी हो गई, 1150 में से 1140 माइनस हो गया 10,000, 10,000 को आपने फ्यूचर से कवर किया तो 5255 ये अमाउंट हो, तो ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दोबारा इसलिए मैंने ये वर्किंग की कि ऊपर वो डायरेक्टली कर दी थी वर्किंग तो कंफ्यूजन थी, तो यहाँ पे यही वाली वर्किंग है। वहां पे अमाउंट कवर्ड इन फ्यूचर 9 मल्टीप्लाइड विद 62,5000 into 1.9035, रिजल्ट इज हेयर, अनकवर्ड अमाउंट इज हेयर, अनकवर्ड को फॉरवर्ड से डिवाइड किया, आंसर आ गया। ऑप्शन में एक एडिशनल चीज होती है, वो ये कि आपको कास्ट बेयर करना पड़ती है। तो टोटल कितने आपने पाउंड कवर किए थे, 19 कॉन्ट्रैक्ट किए थे, ये लिखा हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी अमाउंट थी, 31250 थी। एक कॉन्ट्रैक्ट की कास्ट कितनी थी, 6.5 सेंट्स थी। 100 से डिवाइड करके डॉलर में कन्वर्ट कर दिया तो ये डॉलर में कास्ट कैलकुलेट हो गई। कास्ट आपने एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे करनी है, तो इसलिए 1.91 मार्केट से बाय करके पे करेंगे, डिवाइड किया तो ये कास्ट कैलकुलेट हो गई। तो टोटल पेएबल, दिस इज अमाउंट पेएबल अंडर ऑप्शन, दिस इज अमाउंट कवर्ड अंडर फॉरवर्ड, दिस इज द कास्ट, तीनों को ऐड किया, आंसर आ गया। तीन में से सबसे लोएस्ट आंसर किसका था, फ्यूचर का था, तो हमने कहा कि फ्यूचर इज रिकमेंडेड। ये वाला सेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली वही है फ्यूचर के अंदर, इन लाइंस को इसी तरह आप भी लिख सकते हैं। मैंने सर में पहले 10 लिख के इग्नोर कर दिया था उसको, फिर मुझे ख्याल आया कि ये जो है इसको हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि ये समटाइम ऐसा होगा कि ये 0.5 हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि मैं इसको किधर राउंड ऑफ करूं। तो अनकवर्ड को हम फॉरवर्ड के जरिए डील करते हैं। जी कोई क्वेश्चन यहां तक जनाब आपके जहन में? नो सर। सर जो कोई और? अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस होते हैं उनके क्वेश्चन आपने दिया था, उस पे जो उनका एंड डेट आ रही है वो 15th आ रही है। अगर 1 जून से है तो 15 को एंड होगा, तो फिर क्या जी। वो मंथ में ऑप्शन नहीं होगा, वो 15 डेज का ऑप्शन होगा? नहीं, बात ये कि ये तो आपने मेच्योरिटी डेट डिफाइन करनी है, वो 30 डे 15 डेज 45 डेज कुछ भी हो सकते हैं। हमने तो सिर्फ ये देखना होता है कि जिस डेट को हमारा कंसर्न है, ठीक है, उस डेट के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट अलाइव है या नहीं है, बस। ऑप्शन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ऑप्शन किसी भी तरह की हो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑप्शन ओवर द काउंटर भी होती हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड भी। एक्सचेंज ट्रेडेड में टाइम फ्रेम डिफाइन कर दिया जाता है और ओवर द काउंटर के अंदर जो है वो ओपन एंड होता है कि आप जैसे भी डिसाइड कर लें। तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिर्फ ये कि डिफाइन होना जरूरी है कि इस डेट के ऊपर उसने मेच्योर होना है, और वो एक्सरसाइज हो सकती है एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड। जी फर्दर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में? सर जो प्रोजेक्ट 2 आपने बोला था ना करने को, सर उसकी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। प्रोजेक्ट अब मिड टर्म दें, अभी जो है ना मिड टर्म की बाद वाली क्लास के अंदर मैं ग्रीक्स मुकम्मल कराऊंगा, तो जो प्रोजेक्ट की डिस्कशन है वो फिर दोबारा एक मरतबा आपके साथ शेयर कर लेंगे कि कैसे वर्किंग करनी है। थैंक यू सर। अभी बस मिड टर्म की तैयारी, मिड टर्म के अंदर जो है ये ब्लैक शोर मॉडल शामिल नहीं है, ये स्ट्रेटजीज तक जो है वो आपके पास है, स्ट्रेटजीज की भी वर्किंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बैकग्राउंड में इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। सर अगर ये ऑप्शन वाला भी मिड के बाद सबमिट करा दें प्रोजेक्ट, पॉसिबिलिटी है कि ये आज ही कराएं? नहीं, बाद में जमा करा लें, ऑप्शन वाला भी बाद में जमा करा लें। थैंक यू मिड टर्म के बाद वाली जो क्लास है उससे पहले जमा करा दें, ठीक है सर, उससे पहले। थैंक यू। क्योंकि प्रोजेक्ट फाइनेंस में जो लोग मौजूद हैं तो लाजमी बात है कि वो पीएफ का भी पेपर दे लें, तो संडे तक जमा करा लें। तो सर आप फिर उसकी डेट एक्सटेंड कर दें काइंडली। मैं उसमें डेट एक्सटेंड कर देता हूँ।
सर ये जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज की मैथमेटिकल है, ये भी आएगा ना पेपर में? ऑप्शन स्ट्रेटजीज की मैथमेटिकल साइड नहीं, थ्योरी वाली साइड। वर्किंग न्यूमेरिकल एक ही दूंगा और वो इसी में से दूंगा, ये जो वर्किंग कराई थी। वो इन्हीं छह क्वेश्चंस वर्किंग में से कराई इन्हीं होगा। क्वेश्चंस में से होगा कोई? नहीं, इन क्वेश्चंस में से तो कोई नहीं होगा, लेकिन ये आपके पास जो हमने बात की थी, नो हैज मनी मार्केट हैज पावर्ड फ्यूचर और डिस्काउंट, इन 5 में से होगा, ऑप्शन नहीं होगा। सर जो स्टार्ट वाली थ्योरी हमने पढ़ी थी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वो सारी इसका हिस्सा है एग्जाम जी। वो देख थ्योरी लेंगे एग्जाम थ्योरी के लिए जी। वो वाला सेक्शन जो ना जी अपना, वो आपका एग्जामिनेशन का हिस्सा है। ठीक है सर। यानी हमने जो इसके बाद पढ़ा उसमें से हमने ऑप्शन को सिर्फ थ्योरी तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ऑप्शन को वर्किंग में नहीं लेके जा रहे हैं, स्ट्रेटेजीज को भी वर्किंग में नहीं लेके जा रहे हैं, थ्योरी तक कि अगर जो है आपका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है तो आप किस टाइप की स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। और कोई बात? सर एक्यूटी का ऑप्शन पूछना के थोड़ा सा। हवाले से एक्यूटी सबसे आखिर में पूछ लीजिएगा, ये जब एफआरएम की बात मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है जी, बताइए सर। ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटजीज के हवाले से वन लाइन में बता दें कि कौन सी स्ट्रेटजी कब यूज करनी है, जितनी भी है 4-5। जब भी फ्यूचर के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन हो प्राइसेस राइज हो तो बुलिश स्ट्रेटजीज है। फ्यूचर में जब भी एक्सपेक्टेशन हो, हर कैटेगरी के बाहर उसका पूरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर लिखा होगा कि बुलिश स्ट्रेटजीज, तमाम में सिचुएशन देखें एक ही लिखी होगी, प्राइसेस विल राइज इन फ्यूचर। फर्क तो सिर्फ इतना है कि आपने रिस्क को लिमिट किया या रिस्क को लिमिट नहीं किया, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी तरह बेरिश के अंदर डिक्रीजिंग प्राइसेस है, तो डिक्रीजिंग प्राइसेस के अंदर रिस्क जो है या लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड, इसके ऊपर डिवाइड किया गया है। बाकी उस बेयर सब जो है बुलिश या बेरिश स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए एक लफ्ज उसके अंदर और है कि आप कॉल के जरिए भी बना सकते हैं और आप पुट के जरिए भी बना सकते हैं, और तो उसमें कुछ नहीं है। 4 वर्किंग है, 2 दफा कॉल से, 2 दफा पुट से, 1 दफा लिमिटेड, 1 दफा अनलिमिटेड, बस। वोलेटाइल के अंदर भी यही है कि आपने वोलेटाइल के अंदर कॉल और पुट को करना है। रिस्क राइट साइड पे बढ़ाना है तो कॉल कर दें, लेफ्ट साइड पे बढ़ाना है तो इसे इंक्रीज कर देंगे। आपने रिस्क को जो है वो हेड टाइप करना है तो आप कंट्रोल कर देंगे। सर इसमें जजमेंट साइड से उसको लिखना है। जाहिर है हम ग्राफ तो नहीं बनाएंगे ना, तो उसमें फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिस्क लिमिटेड है या प्रॉफिट अनलिमिटेड है? आपके पास ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज मौजूद है ना सर। मैं पेपर तो मैं आपको पेपर के हवाले से जब आप बुलिश का लफ्ज यूज कर रहे हैं तो बुलिश के लफ्ज के साथ आप ये बात तो कह सकते हैं ना कि इसके अंदर जो है अपर जो है प्रॉफिट पोटेंशियल, उसको अनकैप भी रखा जा सकता है और कैप भी किया जा सकता है, तो ब्रॉडर उसकी बात करनी है। वोलेटाइल स्ट्रेटजीज के अंदर हम जो है वो हमारे पास एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो जो है, इसके ऊपर जो है हम प्रॉफिट को प्लान करते हैं। इसके अंदर जो बायर है उसका अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है तो सेलर का अनलिमिटेड लॉस होगा। तो अगर इसको जो है वो हेज करना चाहें तो वो उसको जो है हेज करने के लिए उसको या बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं या कंडोर में कन्वर्ट कर देते हैं, बस। वो स्पेसिफिक नहीं लिखनी कि ये शॉर्ट कंडोर बनाएंगे, लॉन्ग कंडोर बनाएंगे, ब्रॉडर लिखेंगे। इसके ऊपर अब आप इसकी रीडिंग जब कर रहे हैं ना, तो रीडिंग करते हुए एक अपना जो है इसके ऊपर वो बना लें कि इसके अंदर क्या चीज की गई है। जी बताइए। कोई क्वेश्चन आपको? क्या नहीं, मेरा ख्याल है कि जो है आप लोग जनाब जाके इसकी रीडिंग करें बड़े पर्सपेक्टिव में, थ्योरी को माइक्रो लेवल पे नहीं, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो है वो तो जो मैंने क्लास में भी कई सारे कराए, ये भी किया है, ये मॉडल क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया है। इसी तरह का ही कोई एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये टाइम लिमिटेड होता है तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है वो नहीं, बल्कि एक न्यूमेरिकल और एक जो है वो क्वेश्चन है, उसको उस टाइम के ऊपर अगर कोई टाइम का इशू हुआ तो मौके पे देख लेंगे।
थैंक यू सर। जी थैंक यू जी। अब AQT का कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे? सर वो सिर्फ यही कंफर्म करना था कि हमने कहा था EFA तक हम। जी बिल्कुल, EFA तक वर्किंग हमने जो 3 क्लासेस उससे पहले की, आरिमा शामिल नहीं है, स्ट्रक्चर्ड इक्वेशन मॉडलिंग, मीडिएशन, मॉडरेशन ये शामिल नहीं। EFA जहाँ पे खत्म की थी क्लास, बस वहां तक जो है वर्किंग है। पेपर आपका थ्योरी में है, वर्किंग कोई नहीं है। बिल्कुल जी सर। सर एक चीज और कि जो हम इंटरप्रिटेशंस वगैरह हैं तो वो हम वर्ड बाय वर्ड हमें लिखने की जरूरत है या सिर्फ अगर हम कंसेप्ट भी लिख दें तो काम चल जाएगा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, याद करना मुश्किल हो रहा है इतनी नहीं ज्यादा। नहीं, वर्ड बाय वर्ड नहीं चाहिए, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके ऊपर। जी सर ठीक। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि थ्योरी क्या चीज है, तो आप कहेंगे कि थ्योरी जो है वो उसके अंदर जो है वो एक कंस्ट्रक्ट होता है, एक लॉजिक होती है, एक बाउंड्री कंडीशंस होती है, एक प्रपोजिशन होता है। ये चारों कंपोनेंट मिलते हैं तो इसको हम थ्योरी कह देते हैं। किसी एक फिनोमिना जो है किसी एक फिनोमिना को हम जब उसकी एब्स्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, उसको कैप्चर करना चाहते हैं, तो उस कैप्चर करने के लिए जो हम क्वांटिटेटिव टूल बनाते हैं उसको हम मॉडल कह देते हैं। इसी तरह जैसे हमने जी कोई क्वेश्चन कोई करना चाहते हो? नो सर थैंक यू। नो सर थैंक यू सर। पेपर उसी तरह विश से यू बेस्ट ऑफ लक। हमने स्कैन करके फिर आपको PDF फॉर्मेट में मेल करना होगा। जी स्कैन करके PDF फॉर्मेट में, चाहे जो है आप असाइनमेंट में अपलोड कर दें, चाहे आप मुझे ईमेल कर दें, जो आपकी चॉइस। राइट थैंक यू सर मैंने एक बात करनी है पेपर के मुतालिक। जी बताइए। सर लास्ट टाइम हमारा एक पेपर हुआ है तो उसमें इसी तरह अपलोडिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। कॉल में मैं कनेक्टेड थी सर के साथ, लेकिन मेरा पेपर अपलोड नहीं हो रहा था और ईमेल भी नहीं हो रहा था। तो व्हाट्सएप कर फिर दें मुझे इसमें आप। बहुत कंफ्यूजन हो गई थी, इसीलिए फिर क्योंकि टाइम लिमिट था इसलिए, लेकिन वो फिर लेट सबमिट हो गया था। राइट, अपलोड कर दें, ईमेल कर दें, कोई एक्सचेंज सिचुएशन है, मैं एक शुरू करने से पहले अपना सेल नंबर प्लेस कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर दें उसके ऊपर। ओके थैंक यू। थैंक यू। जो प्रॉब्लम होगी रियल टाइम में आप लोगों के साथ मौजूद होंगे, सोल्यूशन देंगे। मसला हो पेपर का, पेपर जब कंप्लीट कर लें तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आए आप डायरेक्टली कॉल करें मुझे, उसके ऊपर मेरे से साथ डिस्कशन करके उसका सोल्यूशन निकाल लें। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। Mm-hmm.